वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कवर करेंगे। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, असिम्प्टोटिक नोटेशंस को कवर करेंगे, टाइप्स ऑफ असिम्प्टोटिक नोटेशंस, फिर मास्टर्स थ्योरम के थ्रू हम कैसे सॉल्व करते हैं अपनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, एंड द ट्रांसलेशन। तो सबसे पहले हम असिम्प्टोटिक नोटेशंस के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज असिम्प्टोटिक नोटेशंस? Okay, so asymptotic notations are nothing but the mathematical tools. Okay, it's just a mathematical tools to analyze and compare the different algorithms. मतलब अगर हमें दो से ज़्यादा एल्गोरिदम्स या फिर दो एल्गोरिदम्स को अगर कंपेयर करना है कि कौन सा एल्गोरिदम बेस्ट है, कौन सा टाइम कम ले रहा है, कौन से का इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा जब अगर हम इनपुट का साइज बढ़ा देंगे, तो वो सारा हमें कौन बताता है? वो हम असिम्प्टोटिक नोटेशन की हेल्प से कैलकुलेट इवैल्यूएट कर पाते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम ज़्यादा अच्छा है। ओके, एंड असिम्प्टोटिक नोटेशन हमें ये बताता है कि हाउ algorithms behaves when changing input, when changing the length or size of input. मतलब अगर मैं साइज का इनपुट का साइज अगर कम ज़्यादा कर दूं तो हमारी एल्गोरिदम पे क्या फ़र्क पड़ता है? एल्गोरिदम जल्दी चलने लगता है, स्लो चलने लगता है, या क्या सीन रहता है एल्गोरिदम के ऊपर? एल्गोरिदम कितना एफिशिएंट रहता है, कितना नहीं रहता है, वो सारा हम किसी की हेल्प से पता लगा पाते हैं असिम्प्टोटिक नोटेशंस। सो अब असिम्प्टोटिक नोटेशंस हमारे पास तीन टाइप की असिम्प्टोटिक नोटेशंस होती हैं। सबसे पहली जो असिम्प्टोटिक नोटेशन आती है वो आती है हमारे पास बिग थीटा नोटेशन। ओके, सो इधर हम लिखेंगे थीटा नोटेशन। ओके, नाउ थीटा नोटेशन को हम बोलते हैं, थीटा नोटेशन को हम क्या कहते हैं? थीटा नोटेशन को हम एवरेज केस भी बोल देते हैं। क्यों? क्योंकि ये एवरेज केस कैलकुलेट करने के लिए यूज होता है थीटा नोटेशन। ठीक है, एवरेज केस में क्या होता है, हम एक एल्गोरिदम को दोनों अपर और लोअर बाउंड से ऊपर और नीचे दोनों साइड हम उसको एनक्लोज करते हैं। थीटा नोटेशन encloses the function from above and below। जैसा अभी क्या कहते हैं, जैसे कि नाम बता रहे हैं कि भाई एवरेज केस है, तो एवरेज केस में क्या होगा? बीच की वैल्यू होगी, ना तो ऊपर की वैल्यू होगी ना नीचे की वैल्यू होगी, उनके बीच की वैल्यू होगी। ओके, इट रिप्रेजेंट्स द लोअर एंड अपर बाउंड। lower and upper bound of the running time of the algorithm। ओके, क्या मतलब हुआ? ये हमें क्या बताता है? ये हमें लोअर बाउंड और अपर बाउंड बताता है कि हमारा कम से कम कितना टाइम लगेगा और ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लगेगा, उसके बीच का टाइम, उसके बीच का एवरेज टाइम बताता है कि भाई इतना एवरेज केस में टाइम लगेगा। ओके, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू जब हम तीनों नोटेशंस कवर कर लेंगे, उसके बाद एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझेंगे तीनों नोटेशंस के बीच का डिफरेंस क्या है। ओके, सो अभी तक हमने इसमें दो पॉइंट्स देखे। थर्ड पॉइंट इज कि जब भी हमें एवरेज केस निकालना होता है, जब भी हमें थीटा नोटेशन निकालनी होती है, तो हम क्या करते हैं? वी यूजुअली ऐड द रनिंग टाइम ऑफ ईच पॉसिबल केस ऑफ इनपुट। मतलब एक प्रॉब्लम है हमारे पास, जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि आपके घर से आप बाहर निकले, पास की एक शॉप के पास। ओके,
कुछ मान लेने। अब देयर आर मल्टीपल वेज, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है, टोटल 5 रास्ते हैं उसके पास। सो अब आपको एवरेज केस निकालना, तो एवरेज केस के लिए हम क्या करेंगे, इस रास्ते पे, इस रास्ते पे, इस रास्ते पे, इस रास्ते पे, इस रास्ते पे जितना भी टाइम लगेगा उन सबको हम प्लस करके जो हमारे पास आंसर आएगा, दैट आंसर वुड बी योर एवरेज केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। ओके, तो एवरेज केस का मतलब यही है कि जितने भी हमारे पास टोटल, यू कैन से द टोटल हमारे पास जितने भी वेज आए हैं, जितने भी पॉसिबल केस ऑफ इनपुट है, उन सारे इनपुट्स के ऊपर जो रनिंग टाइम लगेगा, जैसे कि मान के चलो इसमें हमारे पास 20 सेकंड लगते हैं, इसमें 30, इसमें 10, इसमें 15, इसमें 7 सेकंड, तो हमारे पास जितने भी होते हैं, तो एवरेज केस निकालने के लिए किसी भी उसका हम क्या करते हैं, हम इन सभी को प्लस कर देते हैं, A1 A2 A3 प्लस A4 प्लस A5, तो हम इन सबको प्लस कर देते हैं एंड वी गॉट द एवरेज केस। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है, मतलब ये तो चलो थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट आ गया। अब अगर पेपर में आएगा तो हम ये पॉइंट्स तो लिखेंगे, साथ के साथ हमें कुछ मैथमेटिकल फॉर्म में भी लिखना पड़ेगा। तो मैथमेटिकल फॉर्म में हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे कि द फंक्शन f okay is said to be theta of gn, मतलब fn is of gn when, जब नीचे वाली कंडीशन सेटिस्फाई होगी तब हम उसको बोलेंगे कि जो हमारा fn है दैट इज नथिंग बट द एवरेज केस ऑफ gn फंक्शन। व्हेन fn जो होगा हमारा, इट इज लेस देन और इक्वल टू c2 g2n c1 g1n, okay, where c1 and c2 are constants and n is greater than लगभग n नॉट। मतलब इसके कहने का मतलब क्या है, इसके कहने का मतलब ये है कि सपोज कंसिडर वी हैव अ ग्राफ, ओके, वी हैव अ ग्राफ हेयर, सो हमारा एक पॉइंट है n नोट, ठीक है, हमारा n नोट एक ऐसा पॉइंट है कि उसके बाद, उस पॉइंट के बाद जो हमारा fn फंक्शन है, ओके, सो लेट मी डिनोट, यू कैन से द, लेट्स से ग्रीन वाला इज हमारा fn फंक्शन, ब्लू वन इज हमारा g2n, ओके, it should be c2 g2n, and let's say the brown one is c1 g1n, ओके। सो मतलब इसके कहने का मतलब ये है कि हमारा क्या कहते हैं, हमारा एक ऐसा पॉइंट n नोट है, ओके, हमारा एक ऐसा पॉइंट n नोट है जिसके बाद हमारा fn फंक्शन जो है वो g2n से तो छोटा हो जाता है और g1n से हमारा बड़ा हो जाता है हमेशा के लिए, फॉर द इन्फिनिट वैल्यूज़ ऑफ n। सो n की हर एक वैल्यू के लिए n नोट के बाद वो सारी वैल्यूज़ ये इस पैटर्न को फॉलो करने लगती है, बेसिकली मतलब इसको फॉलो करने लगती है। आई होप यू आर गेटिंग इट। सो एंड C1 और C2 कुछ पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स है। सो बेसिकली एवरेज केस हमारा ये होता है, ओके। सो अगर आप क्वेश्चन में आता है कि असिम्प्टोटिक नोटेशंस को एक्सप्लेन करो, तो आप इतना कुछ एक्सप्लेन करके आ सकते हो थीटा नोटेशन के लिए। ऐसे ही हम वर्स्ट केस एंड बेस्ट केस के लिए पढ़ेंगे, तो आपको फुल एंड फाइनल नंबर मिलेंगे एंड टीचर आपका एक पॉइंट भी नहीं काट सकता गलती के लिए, ओके। एंड प्लीज़ रिमेंबर दिस लाइक एग्जाम्पल, हम इसी एग्जाम्पल को आगे भी देखेंगे, ओके, टू बेटर अंडरस्टैंड द टॉपिक्स। सो इसके आगे हम चल रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट, नॉट द नेक्स्ट टॉपिक बट द नेक्स्ट नोटेशन, दैट इज बिग O notation, okay. So here we are covering big O notation denoted by this, okay. So the big O notation, अब बिग O नोटेशन में क्या होता है, जैसे हमने ऊपर पॉइंट्स लिखे थे वैसे हम नीचे पॉइंट्स लिखेंगे। बिग O नोटेशन जो होता है, इट एनक्लोजेस द फंक्शन फ्रॉम अबव, ओके। एंड बिग O नोटेशन को हम
एंड बिग ओ नोटेशन को हम वर्स्ट केस भी बोलते हैं। वर्स्ट केस मतलब ज़्यादा से ज़्यादा बुरा से बुरा कितना टाइम लगता है हमारा, वो हमारा होता है बिग ओ नोटेशन। ठीक है, इट एनक्लोजेज द फंक्शन फ्रॉम द अबव, मतलब ऊपर की मैक्सिमम लिमिट दे सकते हैं कि भाई आपकी लाइक कि मतलब आपका मैक्स टू मैक्स इतना टाइम लगेगा, इससे ऊपर टाइम हमारा नहीं लग सकता। तो वो हमें कौन बताता है, वो हमें बताता है बिग ओ नोटेशन। ओके, सो इट रिप्रेजेंट्स द upper bound of running time of the algorithm। ओके, ये हमें अपर बाउंड बताते हैं कि अपर बाउंड आपकी कितनी मैक्सिमम लिमिट है किसी एल्गोरिथम को पहुंचने की। मतलब हमारे पास लेट्स सपोज हमारे पास नंबर ऑफ इनफाइनाइट यू कैन से इनपुट्स हो सकते हैं किसी एल्गोरिथम को सॉल्व करने के, तो उसमें से जो सा मैक्सिमम वाला है, जो मैक्सिमम टाइम लगेगा, वो हमारा कौन सा हो, वो हमें बताता है कि ये तुम्हारा बिग ओ नोटेशन है, ये तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू है, इससे ज़्यादा टाइम कोई भी इनपुट नहीं लेगा। ओके, सो अब इसका एग्जांपल देखते हैं इसी वाले के थ्रू कि लेट्स सपोज कि आपको घर से कुछ सामान लेने के लिए बाहर जाना है एक शॉप के पास। ओके, नाउ देयर आर मल्टीपल अगेन, देयर आर 5 वेज, 1 2 3 4 5। ओके, सो इसमें सभी का एक टाइम डिस्टेंस सेट हो रखा है कि मतलब अगर मैं पाथ 1 चूज़ करता हूँ तो मेरे को A1 टाइम लगेगा, A2, A3, A4 और A5। अब मेरे को पता है कि इसमें से जो मेरा A3 है वो हमारा शॉर्टेस्ट टाइम है, तो शॉर्टेस्ट टाइम के लिए मैं क्या करूँगा कि भाई मेरा ये शॉर्टेस्ट टाइम है और ज़्यादा से ज़्यादा मेरा जो टाइम लगेगा दैट वुड बी A5। तो मतलब इसका जो हमारा वर्स्ट केस टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी, मतलब जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम हमारा क्या लगा इसमें, जो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगा वो कौन सा है, A5। तो ये आपकी इसमें क्या, इस केस में क्या हो जाएगी, इस केस में आपकी हो जाएगी बिग ओ नोटेशन, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इतना टाइम लगेगा, बाकी जो A1 A2 A3 A4 है वो सारे इस A5 से कम ही है, इससे ऊपर कोई भी नहीं है। ओके, अब इसको मैथमेटिकल फॉर्मेट में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे द फंक्शन fn is said to be big O of gn if fn is O of gn when fn is less than cg of n for c has a constant and n is greater than n नोट। मीन्स वापस से एक n नोट पॉइंट के बाद हमेशा फंक्शन fn हमारा छोटा रहेगा और gn हमारा हमेशा बड़ा रहेगा। ओके, सो अगर इसको भी हम ग्राफ के थ्रू देखें तो लेट्स सपोज हमारे पास ये ग्राफ है, हेयर इट इज़ n और यहाँ पे कुछ n नोट पॉइंट है एंड हमारे पास दो ये लेट्स से हमारे पास ये बन गए। ओके, सो दिस इज़ आवर fn। क्यों, क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट दिस n नोट के बाद, इस n नोट के बाद हमेशा हमारा जो फंक्शन ग्रीन है वो हमेशा बढ़ता रहेगा एंड जो हमारा फंक्शन ब्लू है वो हमारा हमेशा गिरता रहेगा। सो दिस इज़ हमारा g ऑफ n। ओके, सो ये हमारा वर्स्ट केस का डायग्राम हो गया। तो वर्स्ट केस में अगर आप इतना लिख के आओगे तो आपके नंबर इस केस में भी पूरे हैं। सो यस, अब हम आगे देखेंगे हमारा थर्ड नोटेशन, दैट इज़ द बेस्ट केस नोटेशन। बेस्ट केस नोटेशन मीन्स द ओमेगा नोटेशन। ओके, अब इसको बेस्ट केस बोला जा रहा है। बेस्ट केस मतलब कि मिनिमम से मिनिमम कितना टाइम लगेगा, द मिनिमम टाइम। ओके, इट रिप्रेजेंट्स द लोअर बाउंड of the running time of an algorithm। okay, and encloses the function from below।
मतलब ये बताता है कि भाई हमारा मिनिमम से मिनिमम कितना टाइम लगेगा, मतलब जितने भी हमारे पास इनपुट केस हो सकते हैं, कई सारे जितनी भी हमारे पास इनपुट केस है, उन इनपुट केस में से कौन सा केस हमारा मिनिमम टाइम ले रहा है। जो सा हमारा मिनिमम टाइम लेगा उसका जो टाइम होगा, लेट्स से T1, वो हमारा टाइम जो होगा वो मिनिमम टाइम बन जाएगा, एंड दैट इज़ बेस्ट केस ओनली। ठीक है, कि मतलब इस वाले केस में हमारा बेस्ट मिनिमम से मिनिमम टाइम लगेगा, जो बाकी के सारे बच गए ये सारे के सारे हमारे इससे ज़्यादा ही ज़्यादा टाइम लेंगे, कम कोई सा नहीं लेगा टाइम। तो बेस्ट केस का मतलब ये होता है। ओके, ये सो जो हमारा एग्जांपल था कि लेट्स सपोज कि आप घर से निकले हो एंड किसी शॉप के लिए कुछ सामान लेने। ओके, नाउ अब आपके पास कुछ जो वही 5 रास्ते वापस हैं। ठीक है, इसमें आपको वही A1 टाइम इसमें लग रहा है, A2 इसमें, A3 इसमें, A4 इसमें और A5 इसमें। जो हमारा A3 था वो हमारा मिनिमम था, तो इसमें हमारा जो हमारा A3 था टाइम, दैट वाज मिनिमम टाइम, और जो A5 था दैट वाज मैक्सिमम टाइम। ओके, सो इसमें हमारा जो ओमेगा नोटेशन होगी दैट वुड बी A3, कि हमारा ये मिनिमम टाइम है, इससे हमारा टाइम नहीं लगेगा। और मैथमेटिकली इसको लिखेंगे तो इसको लिखा जाएगा द फंक्शन fn is said to be theta omega of gn, that is fn is gn if क्या कंडीशन है, if fn is greater than c of gn, means for n is equal to greater than n नोट एंड c is greater than 0, मतलब कॉन्स्टेंट। ओके, और अगर इसको ग्राफिकली देखेंगे तो ग्राफिकली का मतलब हो गया कि भाई एक कोई पॉइंट हमारा ऐसा होगा n नोट, ठीक है, जहाँ पे हमारा फंक्शन जो है वो हमारा fn जो होगा वो हमारा छोटा होगा, नोट छोटा बड़ा होगा। ओके, सो ये हमारा ये जो पॉइंट है एन नोट, ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बाद हमारा जो फंक्शन है द fn, दैट fn इज ऑलवेज ग्रेटर देन द c ऑफ gn। तो ये gn हमारी एक लोअर लिमिट है कि ये जो ब्लू लाइन है कभी भी, ये जो ब्लू लाइन है ये कभी भी इस ग्रीन लाइन को क्रॉस नहीं करेगी। ओके, सो ये हमारा कौन बताता है, ओमेगा। तो यहाँ पे जो फॉर्मूले इंपॉर्टेंट है जो मेंशन करने वहाँ पे ज़रूरी है, दैट वुड बी दिस। Okay, so this was all about the asymptotic notations, and इसके बाद हमारा जो आता है वो आता है हमारा जो हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को एक्चुअली में सोल्व करते हैं। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटीज़ को जब हम सोल्व करते हैं, अब हम पढ़ेंगे टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में। और लेट मी गिव इट ए ब्रॉड हेडिंग। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। सो नाउ व्हाट हैपेंस इन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में जो हम बेसिकली एक सर्टेन कोड दे रखा होगा, सर्टेन लाइंस ऑफ कोड दे रखा होगा, तो उसमें से हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी लाइन ऑफ कोड ज़्यादा टाइम लेगी, कौन सी नहीं लेगी। अब कंप्यूटर में जो हर एक लाइन जो होगी वो कुछ ना कुछ टाइम लेगी, बट हम किन्हीं किन्हीं लाइंस को ना नेग्लेक्ट कर देते हैं। क्यों कर देते हैं? क्योंकि वो हमारा लीनियर टाइम लेती है, मतलब पॉइंट सेकेंड्स में कुछ टाइम लेती है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। बट हमारा जो कुछ फोर लूप जैसे काम होता है, जो हमारे फोर लूप हो गए, जो हमारे वाइल लूप हो गए, जो हमारे रिकर्जन टाइप्स क्वेश्चन हो गए, वो सारे हमारे क्या करते हैं, वो बेसिकली एक ही प्रोसेस को बार बार सोल्व करते रहते हैं। तो जो सर्टेन लाइंस ऑफ कोड है वो बार बार चलती है, तो इस केस में हमें उनको काउंट करना पड़ता है। सो बेसिकली जहाँ पे भी हमारे लूप्स होते हैं ना, वो हम बेसिकली काउंट करते हैं कि टाइम के लिए, कि मान के चलो अगर हमारा लूप जो है वो 5 टाइम्स चल रहा है, ओके, तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी होगी 5। अगर वो हमारे 10 टाइम्स चल रहा है तो कॉम्प्लेक्सिटी होगी 10। ठीक है, सो ऐसे हम डिसाइड करते हैं जितनी बार हमारा
नंबर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हो गई फिर इस हिसाब से हमारी, जितनी बार भी हमारा नंबर ऑफ लूप रन्स, प्रोग्राम में बेशक कितने भी लूप है, जितने बार वो रन करेंगे उतनी हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है। ओके, सो ऐसे हम उसको डिसाइड करते हैं। बट अब हम हमारे पास कुछ लंबा सारा हमारे पास कोई प्रोग्राम है, ठीक है, उस प्रोग्राम में हमें ये चीज़ निकालना मुश्किल हो जाएगा कि हमारा कौन सी कितनी लूप कितनी बार चलने लग रहा है। ओके, अब इसमें कुछ देखने वाली चीज़ें हैं। लेट्स सपोज मैं दो केसेस के थ्रू इसको समझाऊंगा, ठीक है, ये प्रोग्राम 1 और ये प्रोग्राम 2। प्रोग्राम 1 में क्या है, प्रोग्राम 1 में हमारे पास दो फोर लूप कह सकते हैं, आपके पास दो फोर लूप है, एक फोर लूप तो ये और एक फोर लूप ये, और इनके बीच में और इनके बाद में कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है। ओके, और इनके अंदर भी कुछ कोड्स हैं, ठीक है। अब हमारा जो ये फोर लूप है ये हमारा एन टाइम्स चल रहा है, ये फोर लूप हमारा एन टाइम्स चल रहा है, और ये फोर लूप भी हमारा कितनी टाइम चल रहा है, लेट्स से एन टाइम्स ही चल रहा है। तो टोटल इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे होगी, हम ये जो लाइंस ऑफ कोड है, ये जो बाकी लाइंस ऑफ कोड है, हम इन सारी लाइंस ऑफ कोड को नेग्लेक्ट कर देंगे कम्प्लीटली। ओके, एंड हम सिर्फ कंसिडर किसको करेंगे, हम सिर्फ कंसिडर करेंगे जो हमारे फोर लूप्स हैं। अब ये फोर लूप हमारा एन टाइम चल रहा है, ये भी एन टाइम चल रहा है, तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो इसकी हो जाएगी दैट वुड बी n प्लस n इज 2n। ओके, सो द 2n इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द प्रोग्राम 1। अब सेकंड केस में हमारा क्या आता है, सेकंड केस में आता है कि हमारा एक फोर लूप है और उसी फोर लूप के अंदर हमारा एक और लूप है। सो दिस इज फोर लूप एंड दिस इज अगेन फोर लूप, और यहाँ पे कुछ लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है। ओके, एंड बाहर भी कुछ इसके लाइंस ऑफ कोड लिखी हुई है। सो वापस हम क्या करेंगे, हमारे पास जो ये वाली पार्ट्स है जो हमारे ये वाले लिखे हुए हैं, हम इन सारे को नेग्लेक्ट कर देंगे, ये हमारे किसी काम के नहीं है, ठीक है। हम इसको काउंट नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये काउंट करेंगे कि हमारे ये जो पोर्शन है, ये जो हमारा ग्रीन पोर्शन है, ये हमारा कितनी बार चल रहा है। अब ये मान के चलो ये हमारा एक बार चल रहा है। ओके, जब ये एक बार चलता है तो ये जो छोटे वाला पार्ट है, जो छोटे वाला ब्लू वाला पार्ट है, ये वापस आता है, ठीक है। सो ये एक बार चलता है फोर लूप, ये छोटे वाला फोर लूप। फिर जब ये बड़े वाला फोर लूप सेकंड टाइम चलता है तो ये वापस आता है और ये फिर चलता है। तो ऐसे ही अगर ये बड़े वाला फोर लूप हमारा एन टाइम्स चल रहा है, ओके, अगर ये हमारा एन टाइम्स चल रहा है तो ये भी हमारा कितनी टाइम्स चलेगा, एन टाइम्स। ओके, हर एक बारी के लिए ये चलने लग रहा है और ये बाहर वाला भी एन टाइम्स चल रहा है, तो एन इंटू एन इस केस में हमारी हो जाएगी एन स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और ज़्यादातर हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लिखते हैं वो हम बिग ओ नोटेशन में लिखते हैं। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा से मतलब है, बेस्ट केस तो हर कोई निकाल लेता है, हमें देखना है कि वर्स्ट से वर्स्ट ज़्यादा से ज़्यादा कितना टाइम लग सकता है। ओके, सो हम इसको हमेशा चाहे वो प्रोग्राम 1 हो चाहे वो प्रोग्राम 2 हो, हम उनको ऑब्वियसली हमेशा किस में लिखेंगे, बिग ओ नोटेशन में। ओके, सो ये दो केसेस है कि कहाँ पे हमारा प्लस होएगी कॉम्प्लेक्सिटीज़, कहाँ पे हमारी मल्टीप्लाई होगी कॉम्प्लेक्सिटीज़। सो ये वो दो केसेस थे हमारे। अब इस पे ये तो चलो हमने कैलकुलेट कर लिया कि हमें कितनी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी अगर हमें कोड दे रखा हो। अगर हमें कोड ना देखा हो, हमें सिर्फ रिलेशन दे रखा हो, तो हमें क्या लगेगा, क्या मतलब कैसे होगी कॉम्प्लेक्सिटी इन दैट केस। उस केस में हमें जो इक्वेशन दी होती है वो दी होती है, लेट्स सपोज सी एन इक्वल टू, एज इट इज़ अ प्रैक्टिस क्वेश्चन, हम इसको थोड़ा अलग टाइम से करते हैं प्रैक्टिस। टी एन इक्वल टू 2 टाइम्स जी एन माइनस 1। ओके, सो ये थोड़ा एक सिंपल सा केस लेके चलते हैं। अगर हमें कुछ ऐसा दे रखा है, ओके, कि मतलब हमारा पहले टी एन एक मतलब एक प्रोग्राम है, ओके, उसमें जब हमारा इनपुट का साइज, जब हमारा उसमें इनपुट का साइज n था तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या हुई, बेसिकली क्वेश्चन ये है। बट अब वो कोड क्या कह रहा है, उस कोड को हमने इस फॉर्म में समराइज की है। ओके, अब हमने इसमें क्या लिखा है कि भाई इस कोड को कभी ना कभी हमने इसको, मैंने लिखा टी एन माइनस 1 प्लस टी एन माइनस 1, मतलब कहीं ना कहीं हमने जो इनपुट साइज था, जो हमारा इनपुट साइज था, उसको इनपुट साइज को हमने कहीं ना कहीं एक उससे छोटा किया है। और ये एक बार नहीं किया, हमने दो बार किया है कहीं प्रोग्राम में। मतलब हमने यहाँ पे कहीं ऐसा कुछ प्रोग्राम होगा और वापस यहाँ पे कहीं कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा जहाँ पे हमने इनपुट साइज को सेम प्रोग्राम चलाया, मतलब इसी प्रोग्राम को हमने चलाया बट एक साइज कम करके n-1 करके।
आई होप यू आर गेटिंग इट। ओके, मतलब ये जो हमारा एन वाला प्रोग्राम था जहाँ पे हमारे को पास कुछ कोड्स लिखे हुए थे, तो इसी कोड को हमने वापस चलाया, बट इसमें कुछ ऐसा एक ब्लॉक था जहाँ पे ये मेंशन था कि हम इसी प्रोग्राम को, इस बड़े बॉक्स को हम दोबारा रन करेंगे, बट n-1 साइज से। जो हमारे पास जितना भी साइज आएगा उसे n-1 साइज से। तो इस रिलेशन का मतलब ये है। ओके, सो ऐसे को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके पास हमारे पास दो तरीके होते हैं। द फर्स्ट मेथड टू सॉल्व रेकरेंस रिलेशन इज मास्टर्स थ्योरम। ओके, Master's theorem, and the second one is substitution method. Third one is recurrence tree. Okay, ये जो रिलेशन आते हैं हमारे पास, इन रिलेशन को हम बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन। ओके, स्पेलिंग में मिस्टेक हो सकती है, सॉरी फॉर दैट, बट इसको हम बोलते हैं रेकरेंस रिलेशन। ठीक है, इन रेकरेंस रिलेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास तीन मेथड्स है, मास्टर्स थ्योरम, सब्स्टिट्यूशन मेथड एंड द रेकरेंस ट्री। सो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो इसलिए हम इन तीनों मेथड्स को हम एक नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे कि कैसे हम इन मेथड्स को यूज़ करके हम रेकरेंस रिलेशन को सोल्व करते हैं। जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी वो हमारी नेक्स्ट क्लास बेसिकली एडवांस कॉलेज के लिए नहीं कह सकते, मतलब कॉलेज में जितना पेपर में आता है वो पेपर में आता है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, हमारे असिम्प्टोटिक नोटेशन, जो ये वाला पार्ट है। ओके, जो हमारा ऊपर वाला पार्ट है, ये सारा पार्ट ये हमारा कॉलेज के लिए है, बट कल जो हम लाइक वीडियो में पढ़ेंगे, जो अगले नेक्स्ट लेक्चर में होगा, ये वाला पार्ट रेकरेंस रिलेशन एंड टू सॉल्व द रेकरेंस रिलेशन, ये सारा का सारा हमारा एडवांस के लिए रहता है। एडवांस अगर डीएसए किसी को करनी हो, कोई सीख लेगा तो बहुत अच्छी बात है, गेट में भी काम आएगा उसके, और किसी इंटरव्यू वगैरह में भी टाइम काम आएगा, या कोई वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर रहा होगा तब भी काम आएगा। बट कोई सीख लेगा तो बहुत अच्छी बात है, और किसी कॉलेज में या यूनिवर्सिटीज़ में ये चीज़ पूछ भी ली जाती है कि रेकरेंस रिलेशन को सोल्व कैसे करते हैं, और क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी कभी। सो इसलिए इट्स बेटर, मैं प्रेफर करूँगा कि आप लोग पढ़े रेकरेंस रिलेशन को एंड कैसे उसको सोल्व करते हैं। बाकी कॉलेज के लिए इतना सफिशिएंट है कि अगर आप सिर्फ थ्योरी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो। सो इसी लेक्चर को यहीं बंद करेंगे, एंड अगर किसी को कोई डाउट हो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी से रिगार्डिंग, या फिर किसी और टॉपिक से भी रिगार्डिंग, या सब्जेक्ट से रिगार्डिंग, तो वो मेरे को इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके बोल सकते हैं, एंड मैं ट्राई करूँगा कि जितना मैं अपनी कोशिश से कर सकूँ सामने वाले को अच्छे से समझ में आ जाए। सो फॉर दिस टाइम, बाय बाय, and we will meet in the next class. See you.